बच्चों आज जो हम टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। ये हम निमसेट की बात कर लें या हम आईटी जेई की बात कर लें, काफी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। कुल मिला के आज का लेक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, इसीलिए आप एक भी स्टेप को इसमें से मिस न करें। हर एक स्टेप को आप लाइन बाय लाइन समझे, तभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक आप लोग के साथ हम डिस्कस करेंगे वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, यही आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। इसका बेसिक जो है कंसेप्ट जो है वो सबसे पहले बता देते हैं। जैसे मान लीजिए लेट अस कंसीडर, मेरे सामने कोई ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है a11x1 a12x2 प्लस a13x3 इज इक्वल टू b1, a21x1 प्लस a22x2 प्लस a23x3 इज इक्वल टू b2, a31x1 प्लस a32x2 प्लस a33x3 इज इक्वल टू b3। मान लीजिए मेरे पास ऐसा कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें से आपको जो मानना है तीन मैट्रिक्स अलग अलग मानना है। पहला मैट्रिक्स मानेंगे जिसमें सिर्फ कॉफिशिएंट को रखेंगे, जितना भी वेरिएबल है x1 x2 x3 इसके कॉफिशिएंट को पहले मैट्रिक्स में हम रखेंगे, और इसका जो नाम होगा ये नाम होगा इसका कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। इसका नाम होगा कॉफिशिएंट मैट्रिक्स। जो दूसरा मैट्रिक्स हम बच्चों मानेंगे इसमें हम कांस्टेंट टर्म को रखेंगे। कांस्टेंट टर्म कहने का मतलब जिसमें वेरिएबल्स की चर्चा नहीं हो, जैसे यहाँ पे b1 b2 b3 है, उसके साथ वेरिएबल एसोसिएटेड नहीं है। तो जो बी मैट्रिक्स बच्चों आया इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स। एंड तीसरा मैट्रिक्स x मान लीजिए जिसमें आप वैल्यूज रखेंगे x1 x2 x3 को, इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम वेरिएबल मैट्रिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम वेरिएबल मैट्रिक्स। क्लियर। हम यहाँ से सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लिए हैं। 3x3 की हम बात कर रहे हैं तीन वेरिएबल पे, हालांकि इन जनरल बात करेंगे तो m इंटू एन n इंटू एन का हो सकता है वो। यहाँ 3x3 पे बात कर रहे हैं तो तीन मैट्रिक्स आपको एज्यूम करना है। क्लियर। पहले को हम कहते हैं कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरे को हम कहेंगे कांस्टेंट मैट्रिक्स, और तीसरे को हम लोग कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स। तो ये आपका सबसे प्राइमरी काम है, सबसे पहला काम आपका यही है। इतना लिखने के बाद अब हम जब आगे चलेंगे तो इसी को हम लिख सकते हैं नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, नाउ सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इसको लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी। इसको इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब देखिए इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, जब हम यहां से ये जो तीन मैट्रिक्स a b और x माने हैं, अगर हम इस a मैट्रिक्स में x से मल्टीप्लाई कर दें और b के इक्वल करें तो फिर से आपके पास वो क्या आ जाएगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ही आ जाएगा। क्लियर। इसीलिए हम इसको ax को b के इक्वल लिख सकते हैं। क्लियर, ये इक्वेशन हो गया आपका। अब यहां से एक दो चीज है। पहला चीज है इसमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको कहते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स दैट satisfy the equation, that satisfy all the given equation, that satisfy all the given equation। कहने का मतलब अगर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, सपोज कर रहे हैं हम, तो अगर हम यहां से बच्चों अगर हम इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 रख दें, तो अगर दोनों हम पुट करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये 0 और 2 इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा भी हो सकता है, अगर हम इसमें x का वैल्यू 1 रख दें और y का वैल्यू 1 रख दें तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। या तो फिर हम x के जगह पे 2 रख दें, y के जगह पे
जीरो रख दें तो ये भी सॉल्यूशन हो सकता है। यहाँ एक्स वाई का मल्टीपल वैल्यू इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। तो सॉल्यूशन की अगर हमसे बात करेगा तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा? वेरिएबल्स का ऐसा वैल्यू जो इक्वेशन में पुट करने के बाद, जितना भी इक्वेशन आपके पास दिया हुआ है उसमें पुट करने के बाद अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है तो उसी को हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। अब यहां से दो बात और है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। यहां से दो चीज और आता है, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और और नहीं होगा, एंड होगा। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन का अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दैट हैज some solutions is called consistent, otherwise inconsistent, यहाँ पे हम लिखे हैं एक ऐसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 2 हम माने हैं, तो सॉल्यूशन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, मल्टीपल वैल्यूज सेटिस्फाई कर रहा है। इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट। कभी कभी ऐसा भी आएगा जिसमें वेरिएबल्स का कुछ भी वैल्यू निकालना वहां पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से? इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो यही कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? जिस लीनियर इक्वेशन का वैल्यू है ना सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है उसको इनकंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं। एक चीज और यहां से आता है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। एक चीज और यहां से आता है, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए ये नया चीज फिर से क्या आ गया, तो इफ ax is equals to b be a system of equation, then it is said to be homogeneous. It is said to be homogeneous if b is equals to 0. That is, अगर किसी इक्वेशन में ax बराबर 0 है उसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस। अदरवाइज इट इज नॉन होमोजीनियस। अदरवाइज इट इज नॉन होमोजीनियस। कहने का मतलब अगर मेरे पास कहीं पे ax बराबर b एक इक्वेशन दिया हुआ है, अगर इस इक्वेशन में b का वैल्यू 0 है, ax बराबर 0 है, इसको हम लोग होमोजीनियस कहेंगे। और अगर ax इक्वल टू b है, कुछ वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट मैट्रिक्स का कुछ वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नाम से जानेंगे। तो ये कुछ छोटा छोटा पॉइंट है, कुछ बेसिक पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको आप नोट कर सकते हैं और फिर हम इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। इतना करने के बाद अब हम चर्चा करते हैं कि अगर मेरे पास नॉन होमोजीनियस कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ तो किस तरीके से कौन कौन सा उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है ना, उसको कितने तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उसकी बात करते हैं, कौन कौन सा मेथड है उसके सॉल्यूशन के लिए। तो टॉपिक हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, solution of non-homogeneous system of equation. There are various methods to solve a non-homogeneous equation. A non-homogeneous
इक्वेशन। अब यहां से दो बात की चर्चा होती है। इसका दो मेथड है, पहला है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। अगर डायरेक्ट मेथड में हम बात करेंगे, जो पहला मेथड है मेरे पास वह है डिटर्मिनेंट मेथड, या इसी को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड, ये पहला सॉल्यूशन का तरीका है। दूसरा है आपका गॉस इलिमिनेशन, गॉस इलिमिनेशन, गॉस इलिमिनेशन मेथड। जो तीसरा है यह है आपका गॉस इलिमिनेशन विथ पाइवोटिंग, गॉस इलिमिनेशन विथ पाइवोटिंग। अब इसमें दो है, पहला है पार्शियल पाइवोटिंग, हालांकि है तो तीन लेकिन हम आपको दो बताएंगे अभी। पहला है पार्शियल पाइवोटिंग और दूसरा है कंप्लीट पाइवोटिंग। एक स्केल्ड पाइवोटिंग भी है लेकिन उसकी चर्चा यहाँ पे हम नहीं करेंगे, कभी अलग से हम आपको स्केल्ड पाइवोटिंग बता देंगे। फोर्थ नंबर है आपका गॉस जॉर्डन मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। पांचवा है आपका एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ये 5 डायरेक्ट मेथड है और उसके बाद है आपका इनडायरेक्ट मेथड। 5 डायरेक्ट में है, 2 इनडायरेक्ट में है। पहला है आपका गॉस जैकोबी मेथड, पहला है आपका गॉस जैकोबी मेथड। दूसरा है आपका गॉस सीडल मेथड, गॉस सीडल मेथड। तो ये सॉल्यूशन किसी भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर निकालेंगे तो दो तरीका है उसके लिए, एक डायरेक्ट मेथड है, एक इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में देखिएगा तो 5 है, क्रेमर्स रूल, डिटर्मिनेंट मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड, गॉस एलिमिनेशन विथ पाइवोटिंग, पाइवोटिंग में 2 है, एक्चुअली है तो 3, पार्शियल पाइवोटिंग, कंप्लीट पाइवोटिंग, स्केल्ड पाइवोटिंग, लेकिन हम यहाँ पे क्लास में 2 की चर्चा कर रहे हैं, पार्शियल पाइवोटिंग की और कंप्लीट पाइवोटिंग की। उसके बाद है गॉस जॉर्डन मेथड और सबसे लास्ट है आपका एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में 2 है, गॉस जैकोबी मेथड है और गॉस सीडल मेथड है। तो इतना, ये टोटल 7 तरीके से किसी भी लीनियर सिस्टम जो नॉन होमोजेनियस हो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। होमोजेनियस के लिए तो बस एक ही तरीका है। ठीक है, तो आप इतना सबसे पहले नोट कर लें। अब अगला जो क्लास होगा पर डे हम एक एक मेथड की चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही दिन में सारा बता देंगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोग के लिए। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा मेरा उसमें हम डिटर्मिनेंट मेथड या क्रेमर्स रूल की चर्चा करेंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे हम क्रेमर्स रूल क्या होता है या डिटर्मिनेंट मेथड क्या है उसी को हम डीप में समझाएंगे, डीप में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।